एपिसोड 517। घर आजा बेटा। अपने आदमी की बात सुनते ही रोहित ने उससे कहा, बताओ क्या खबर लाए हो। उस आदमी ने चिराग और रोहित दोनों की को बारी बारी से देखने के बाद कहा, हम लोग मनाली गए थे, उसी छोटे से क्लिनिक पर जहां मिस अनिका ने बच्चे को डिलीवरी की थी, मगर उस क्लिनिक पर ताला लगा था। हमने पूछताछ की तो पता चला कि उस क्लिनिक को एक कम उम्र का डॉक्टर चलाया करता था। जब मैडम ने बच्चों की डिलीवरी की थी तब उस डॉक्टर की उम्र काफ़ी कम थी। डिलीवरी के कुछ दिनों ही बाद वह डॉक्टर हमेशा के लिए देश छोड़कर आगे की पढ़ाई करने विदेश चला गया। उस डॉक्टर का कोई भाई बहन नहीं था। हाँ, उसके माँ बाप थे मगर वह गुजर चुके थे। उसी के साथ उस डॉक्टर की पूरी फैमिली भी यहाँ खत्म हो चुकी थी। हमने वहाँ लोगों से पूछताछ की, वो डॉक्टर कभी वापस देश में आया कि नहीं? आया ही नहीं। मुझे लगता है कि उसके माँ बाप ही उसकी फैमिली थे। जब वो लोग जब वो लोग ही नहीं रहे तब उसके वापस आने का कोई मतलब ही नहीं था। यह कहने के बाद वह आदमी बिल्कुल खामोश चिराग और रोहित को देखने लगा। वहीं वहीं पास खड़े अब्दुल ने रोहित की ओर देखकर कहा, बॉस, आपको याद है जब मनाली में मैंने मिस अनिका के बारे में पूछताछ की थी, उस वक्त मुझे भी पता चला था कि इस डॉक्टर को मिस अनिका भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर काफी मेहनत करने के बावजूद मिस अनिका को भी इस डॉक्टर के बारे में कोई अता पता नहीं चला था। अब्दुल की बात सुनने के बाद रोहित अपने दोनों हाथ अपने सामने रखी डेस्क पर रखकर अपना सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। तब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि जरूर आर्यन तक पहुंचने के लिए अनिका ने उस डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की होगी, क्योंकि अनिका की डिलीवरी से जुड़े सारे राज वह डॉक्टर अच्छी तरह जानता था। चिराग के आदमी कंफ्यूजन हो रहे थे, एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने उसकी ओर देखकर पूछा, अब हम क्या करें सर? हम उस डॉक्टर को कैसे ढूंढेंगे? चिराग खुद यह बात सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि वह किस तरह से उस डॉक्टर तक पहुंचे। उसने रोहित की ओर देखकर कहा, बॉस, आपको क्या लगता है हमें उस डॉक्टर तक पहुंचना है तो क्या करना होगा? रोहित ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जब हमें पता ही नहीं है कि वह डॉक्टर कहाँ गया है और उसकी कोई फैमिली भी यहाँ नहीं बची है, तो उस तक पहुँचना मुझे लगता है हमारे लिए नामुमकिन है। अब्दुल और चिराग दोनों रोहित की यह बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उस डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश रोहित के लिए कितना जरूरी था, यह बात अब्दुल और चिराग दोनों अच्छी तरह जानते थे। तभी अपनी जगह से खड़े होते हुए रोहित ने अब्दुल की ओर देखकर कहा, चलो कोई बात नहीं, हम उस डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते हैं, मगर एक और आदमी है जिसे पता होगा कि इस पूरे मामले के बारे में हमें बस उसी तक पहुंचना है। चिराग हैरान होकर रोहित के सामने देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोहित किसकी बात कर रहा था, लेकिन तभी अब्दुल रोहित के पास आकर कहने लगा, समझ गया मालिक, मैं अभी अपने कुछ आदमी भेजकर पता लगाता हूँ कि वह कहाँ है इस वक्त। यह कहने के बाद अब्दुल अपने कुछ आदमियों को लेकर रोहित के ऑफिस से बाहर निकल गया। चिराग वहीं खड़ा हुआ बार बार यह सोच रहा था कि यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अब्दुल क्या समझ गया था और वो किसे ढूंढने गया था। चिराग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोहित ने अभी अभी किसके बारे में जिक्र किया था। चिराग रोहित का खास आदमी था, उसके पर्सनल सेक्रेटरी। चिराग ने मैनेजमेंट की पढ़ाई एक काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से पूरी की थी और अब्दुल एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, मगर आज कहीं न कहीं रोहित को समझने में अब्दुल ने चिराग की पूरी तरह से हरा दिया था। चिराग को अपनी हार ना ही बर्दाश्त हो रही थी और ना ही उसे यह समझ आ रहा था कि रोहित का इशारा किसकी ओर था। अटकती हुई आवाज में चिराग ने अपने सामने खड़े रोहित से पूछा, बॉस, आप किसकी बात कर रहे थे? अब्दुल अभी अभी किसे ढूंढने गया है?
रोहित अपनी विंडो के पास खड़े होकर बाहर देख रहा था। रोहित ने खिड़की से बाहर देखते हुए चिराग की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम भूल गए, एक और आदमी है जो इस कड़ी से जुड़ा हुआ है। अगर वह डॉक्टर हमारे हाथ नहीं लगता है तो भी वह आदमी हमें सब कुछ बता सकता है, क्योंकि अगर उस डॉक्टर के बाद उस दुनिया में कोई ऐसा इंसान जिंदा है जो अनिका की डिलीवरी का राज जानता है तो वह गौतम है, गौतम गुलेरिया है। उनको जरूर पता होगा कि उस रात के बारे में उन्होंने ही आर्यन को अनिका से चुराया था। इसका मतलब का साफ है इसका मतलब साफ है कि डिलीवरी के वक्त वो भी वहीं मौजूद था। गौतम गुलेरिया का नाम सुनते ही चिराग के चेहरे से रंग उड़ गया। उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि वह एक बहुत बड़ी कड़ी भूल चुका था। जब उसको उसकी बीबी और उसकी बेटी कामनी ने छोड़ दिया था, तब से लेकर अब तक वो दिल्ली शहर की सड़कों पर भटक रहा था। चिराग के आदमियों ने प्लानिंग करके गौतम को पूरी तरह से लूट लिया था। उसके बाद मनाली जाने तक के पैसे भी नहीं थे। तब से लेकर अब तक अब्दुल ने आदमियों ने उस पर नजर बनाए रखी थी। गौतम दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते पाया गया था और इस वक्त अब्दुल अपने आदमियों के साथ उसको ढूंढने निकल पड़ा था। चिराग समझ चुका था कि गौतम जरूर जानता होगा कि या तो उस रात अनिका ने जुड़वा बच्चा को जन्म दिया था या फिर उस रात अनिका ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। जब चिराग यह सब कुछ सोच रहा था, तभी रोहित ने अपनी नजरें खिड़की से हटाते हुए चिराग पर डाली और पूछा, वैसे बेसमेंट में रखे गए हमारे मेहमान की हालत कैसी है? इस बात का जवाब देते हुए चिराग ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, हमारे आदमी 24 घंटे उस पर नज़र बनाए हुए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमारी गिरफ्त से भाग नहीं सकती। हमने उसे एक फ़ोन भी दिया है जिससे वह विदेश में अपने लोगों से कांटेक्ट में है। वह हर रोज़ उन्हें कॉल करके अलेक्जेंडर की यहाँ भेजने की बात कर रही है। चिराग की बात सुनकर रोहित ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर की झिझक के बाद चिराग ने रोहित से पूछा, मगर बॉस, अब 3 दिन हो चुके हैं, उस लड़की रेशमी ने अब तक कुछ खाया नहीं, अगर आप कहे तो। इससे पहले कि चिराग अपनी बात पूरी कर सकता, रोहित ने उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, जब तक मैं न कहूँ उस लड़की को खाना नहीं देना चाहिए। रोहित के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत चिराग में नहीं थी, मगर कहीं न कहीं चिराग यह जानता था कि पिछले 3 दिनों से रेशमी ने कुछ नहीं खाया था। बेसमेंट के कमरे में पीने के पानी की व्यवस्था थी और एक वॉशरूम भी था, मगर 3 दिनों से रेशमी के गले से खाने का एक निवाला भी नहीं उतरा था। कहीं न कहीं उसे इस बात का डर था कि कहीं भूख की वजह से रेशमी अपना दम न तोड़ दे। किसी तरह हिम्मत करके उसने रोहित से कहा, सर, अगर खाए बिना वह लड़की मर गई तो? चिराग की बात सुनकर रोहित खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराने लगा और चिराग की बात का जवाब देते हुए कहा, रोहित ने कहा कि भूख की वजह से नहीं मरेगी, अभी और कम से कम 5 दिन वह बिना खाए रह सकती है, और अगर अब तक क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को यहाँ नहीं भेजता तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेशमी जिए या ना जिए। रोहित की बातों में चिराग को अब एक कोल्ड बर्थडे डेविल नजर आने लगा था। इससे पहले कई बार चिराग मेहता ने रोहित को गुस्सा करते हुए देखा था, मगर वह गुस्सा आमतौर पर कोई काम ढंग से ना होने की वजह से होता था, मगर इस बार रोहित का चेहरा बिल्कुल शांत था। रोहित के चेहरे पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था, न रोहित के दिल में रेशमी के लिए कोई दया था। रोहित की बातों से चिराग को एक बात समझ आ चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए,
बच्चे के आने से पहले रोहित नहीं चाहता था कि रश्मि के गले से खाने का एक निवाला भी उतरे। अगर क्रिस्टोफर को रश्मि की जान की परवाह होगी तो वह जरूर बच्चे को दिल्ली भेजेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रोहित भी दिखा देगा कि उसे भी रश्मि की जान का कोई परवाह नहीं है। रोहित के ऑफिस से निकलकर चिराग में सीधे मारवा हाउस के बेसमेंट में पहुंचा, जहां रश्मि को बंदी बनाकर रखा गया था। जैसे ही चिराग बेसमेंट के कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि रश्मि कुछ टिश्यू पेपर जमा कर रही थी। रश्मि के बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। रो रो कर रश्मि का पूरा मेकअप उसके चेहरे पर फैल गया था। रश्मि की हालत काफी खराब लग रही थी। चिराग को देखते ही रश्मि एक पालतू जानवर के जैसे उस पर झपट पड़ी और कहने लगी, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो वरना मैं मर जाऊंगी। चिराग ने किसी तरह उसे अपने आप से अलग किया। रश्मि के शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, इसलिए दोबारा जमीन से उठने की हिम्मत रश्मि ने नहीं दिखाई। वह चाहती थी कि वह अपने शरीर की एनर्जी को तिनका तिनका करके बचा के रखे। वह यह नहीं जानती थी कि दोबारा उसे खाना कब नसीब होगा। रश्मि अच्छी तरह जानती थी कि चिराग लाख मिन्नतों के बावजूद उसे खाना नहीं देने वाला था। इसलिए रश्मि चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। पास ही की टेबल पर पड़ा फोन उठाकर चिराग उसके पास गया। रश्मि के ठीक बगल में घुटनों के बल बैठकर उसने रश्मि से कहा, देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है और मैं तुम्हें खाना भी जरूर दूंगा, बस एक बार अलेक्जेंडर यहाँ आ जाए। अलेक्जेंडर का नाम सुनते ही रश्मि ने दोबारा चिराग की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता है? मैं अलेक्जेंडर की माँ हूँ। अगर अलेक्जेंडर यहाँ आ गया तो इतना याद रखना कि वह तुम्हारा बॉस कहलाएगा। वह रोहित मारवा का बेटा है और उस रिश्ते में तुम उसके गुलाम हुए। क्या तुम अपने बॉस की माँ को मरता हुआ देख सकोगे? चिराग ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इसलिए कहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे छोटे मालिक को यहाँ बुला लो और सारा मैटर खत्म कर दो। रश्मि के बार बार क्रिस्टोफर का कॉल लगाकर अलेक्जेंडर को दिल्ली भेजने मिन्नतें की थी, मगर क्रिस्टोफर ने उसे कहा अलेक्जेंडर दिल्ली नहीं आना चाहता, इसलिए वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर यह बात रश्मि ने चिराग या उसके आदमियों को यह नहीं बताई थी। चिराग ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन उसे ऑफर किया और कहा, चलो एक बार और बात करके देख लो और पूछ लो कि कब तक पहुंच रहा है अलेक्जेंडर यहाँ। रश्मि ने फोन छीनते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए चिराग से कहा, मैंने कहा तो दिया है कि बहुत जल्दी अलेक्जेंडर यहाँ होगा और जिस दिन वह यहाँ आएगा तुम सबको बहुत पछतावा होगा। रश्मि को इस बात पर भी क्रिस्टोफर से चिढ़ हो रहा था कि आखिर एक बेटे से बच्चे को यह डांट फटकार कर प्लेन में बिठाकर दिल्ली क्यों नहीं ले आ सकता था, जिस बच्चे को उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। क्या वह उस बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकता था? रश्मि जानती थी कि उसे किसी भी हालत में अलेक्जेंडर को दिल्ली बुलाना होगा। इस बार उसने क्रिस्टोफर की जगह सीधे अलेक्जेंडर को कॉल लगाया। कुछ देर बाद जब अलेक्जेंडर ने कॉल उठाया तो कॉल कनेक्ट होते ही अलेक्जेंडर की आवाज़ रश्मि के कानों पर पड़ी। अलेक्जेंडर ने कहा, बोलो आंटी, क्या काम है तुम्हें? बेसमेंट का कमरा बिल्कुल अंधेरा और साइलेंट था। एक छोटी सी आवाज़ भी किसी के कानों पर पड़ सकती थी। रश्मि ने जब अलेक्जेंडर के मुंह से आंटी सब सुना तो वह चौंक गई। उसने चिराग की ओर देखा और फिर अपना हाथ रिसीवर पर रखकर धीमी आवाज में अलेक्जेंडर से कहा,
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ना मॉम कहकर पुकारो। तुम समझते क्या हो? तुम समझते क्यों नहीं? एलेक्जेंडर ने अपने ही एटीट्यूड में बड़ी एरोगेंटली जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों माँ कहूँ? क्या तुमने मुझे जन्म दिया है? इसका आगे हुआ क्या? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।